हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आपको बताएंगे तमाम ताज़ा तरीन खबरें और वो अपडेट्स और वो एजेंडे जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगे और जिनमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले हम आपको सुर्खियों में जो बड़ी जानकारी है राजनीति से जुड़ी वो दे देते हैं। बसपा कार्यालय में आज मायावती की अध्यक्षता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इसमें सभी 75 जिलों के कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष शामिल होंगे और माना जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर मायावती ये बैठक करेगी। और ये काफी लंबे अंतराल के बाद मायावती की बैठक है। मायावती और बसपा जो है पिछले कई महीनों से लगभग निष्क्रिय से पड़े नजर आ रहे थे और इसमें माना जा रहा था कि क्या मायावती अब राजनीतिक दिलचस्पी कम ले रही है या फिर उनका चुनावी राजनीति से मोहभंग हो गया है, क्या होगा बसपा का। सवाल बीच में यह आ रहा था कि अपने भतीजे को वो सब कुछ हैंडओवर करेंगी और बीते दिनों शादी भी हुई थी उनके भतीजे की, तो उसके बाद से ये तय हो गया था कि अब अपने भतीजे के हाथ में वो कमान सौंपने वाली हैं। और आखिर में अब एक बार फिर से निकाय चुनाव को लेकर मायावती अब सक्रिय राजनीति करती दिखाई दे रही है और बसपा कार्यालय में आज वही महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर बाद होगी और उसमें निकाय चुनाव को लेकर चर्चा होगी। जाहिर सी बात है कि बसपा जिस तरीके से इस वक्त सुस्त पड़ी हुई है, कार्यकर्ताओं में वो जोश नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में मायावती को भी लग रहा है कि एक बार फिर से हमें जोर आजमाइश करनी चाहिए और जो हम राजनीति अब तक करते आ रहे हैं, जिस तरीके से हम दलित समाज के लिए राजनीति करते आ रहे हैं, तो उसको एक बार फिर से हम उस ताकत को पहचानें, उसको समझें। क्योंकि अगर निकाय चुनाव में बसपा का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा तो फिर आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर वो अपना स्टैंड जो है वो रख पाएंगी कि स्टैंड उनका क्या होने जा रहा है। क्योंकि फिलहाल अभी तक बसपा की ओर से सिर्फ एकदम शांति नजर आती है। ना ये पता चल रहा है कि वो यूपीए के साथ जाएंगी, ना ये पता चल रहा है कि वो एनडीए के साथ जाएंगी, क्या तीसरा मोर्चा के साथ जाएंगी, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। लेकिन आज की बैठक में बहुत कुछ तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में बसपा की ओर से किया क्या जाता है। बसपा जो आजमाइश करेगी और निकाय चुनाव में अगर प्रदर्शन में कुछ कमी पाई जाती तो फिर उन कमियों को दूर किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर आज निगाहें सबकी टिकी होंगी बसपा की उस बैठक पर, जिसमें मायावती अपने पदाधिकारियों को टिप्स देंगी और बताएंगे कि उन्हें आगे अब करना क्या है, उनकी रणनीति क्या होने वाली है। इसके अलावा आज अगर हम बात करें तो आज बीजेपी के कार्यालय में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक करेंगे। और इस बैठक में स्थापना दिवस जो कि 6 अप्रैल को होने जा रहा है, बीजेपी का स्थापना दिवस बीजेपी मनाती है, तो उसमें स्थापना दिवस को लेकर किस तरह के कार्यक्रम हम तय करेंगे इस पर चर्चा होगी। हालांकि कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि कैसे बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक में, जिला स्तर तक में, विधानसभा स्तर तक में किस तरह के कार्यक्रम होंगे। और 6 से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर बीजेपी अपने स्थापना दिवस को मनाएगी। और जाहिर सी बात है कि जब कोई पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती तो ये बहुत बड़ा मौका होता है, जिसमें अपने इतिहास से रूबरू होती है। जो नए कार्यकर्ता होते हैं उन्हें इतिहास की जानकारी दी जाती है और भविष्य में वो क्या करने वाले इसकी रणनीति तय की जाती है। तो भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में और साथ में प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में पदाधिकारियों की बैठक होगी और उसमें स्थापना दिवस को लेकर क्या कार्यक्रम किए जाएंगे ये तय किया जाएगा। तो स्थापना दिवस के इस मौके पर जो सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें ज्योतिबा फुले की जयंती भी होगी 13 को और 16 को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होगी। और इसलिए खास तरीके से यहाँ पर स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर इसलिए मनाया जा रहा है। इसमें तमाम विंग जो है बीजेपी के, जैसे एक दिन जो होगा वो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड होगा, एक दिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होगा, एक दिन सफाई पर होगा, स्वच्छता पर होगा, एक दिन किसानों को लेकर होगा और इसी तरीके से एक दिन युवाओं के लिए होगा, एक दिन अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ होगा। तो इस तरीके से बीजेपी एक एक करके आगे बढ़ेगी और इसमें बीजेपी ये तय करने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से हमें समाज के सभी वर्गों तक अपनी पैठ बनाकर रखनी है। और साथ में बीजेपी लोगों के बीच का वो भ्रम भी तोड़ने की कोशिश करेगी, जिसमें लगातार दूसरी पार्टी की ओर से ये बताया जाता रहा है, समझाया जाता रहा है, जो बीजेपी कहती है कि बीजेपी सिर्फ सवर्णों की पार्टी है, बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। तो बीजेपी इस को कैसे इससे पार पाती है, इस समस्या से कैसे ओवरकम करती है, ये भी आज तय होगा। क्योंकि बीजेपी ने ये इसको लेकर अब लगातार एक बात करती रही है, जिसमें वो एकात्मवाद की बात करती है, यानी कि यूनिटी की बात करती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है। बीजेपी अंत्योदय की बात करती है, अंत्योदय यानी कि समाज की अंतिम पंक्ति का खड़ा अंतिम व्यक्ति तक विकास
कैसे पहुंचे, उसका उदय कैसे हो, अंत्योदय कैसे हो उसका, तो उसको लेकर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। और बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो सबका साथ सबका विकास में न सिर्फ सवर्ण बल्कि तमाम समाज के लोग बीजेपी से कैसे जुड़े रहें और कैसे इंटैक्ट हो, ये कोशिश हो रही है। अपने कैडर को कैसे मजबूत किया जाए, ये कोशिश होगी। साथ में अल्पसंख्यक समाज को कैसे जोड़ा जाए, ये कोशिश होगी। बीजेपी का साफ कहना है कि एक तरीके से जानबूझकर जो राजनीतिक एक साजिश के तहत जो दूसरी पार्टियां हैं और खासतौर से कांग्रेस ने बीजेपी को इस तरीके से जनता के बीच में परोस कर रखा हुआ था कि बीजेपी सिर्फ सवर्णों की पार्टी है। लेकिन बीजेपी में आप देखिए तो ना परिवारवाद है, ना इस तरह की कोई व्यवस्था है कि कोई खास जाति के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, बल्कि समाज के सभी लोगों को बराबर मौका मिलता है। और बीजेपी इसी रणनीति के साथ एक बार फिर से लोगों के बीच जाएगी, वोटर्स के बीच जाएगी। वोटर्स के बीच इसलिए जाएगी क्योंकि निकाय चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी इसमें शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद करके बैठी हुई, क्योंकि बीजेपी इस वक्त सत्ता में है। जाहिर सी बात है, केंद्र में उसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को लेकर, शहर की सरकार बनाने को लेकर जनता के बीच जाएगी और बताएगी कि क्या फायदा होगा यदि शहर की सरकार आपकी होगी, यदि प्रदेश की सरकार आपकी होगी और केंद्र की सरकार भी आप ही की पार्टी की होगी, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, किस तरीके से सामंजस्य बना रहता है, योजनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण खबरें आज सियासत के गलियारे से हमारे पास। इसके अलावा जो मुख्य बात है वो हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में आज बहुत हादसे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में एक जगह हादसा हुआ जहां पर एक टैंकर और कार के बीच में टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। उसके अलावा एक जगह शाहजहांपुर में, मुजफ्फरनगर में ही एक और हादसा हुआ जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बाइक टकराई है, पीछे से उसने टक्कर मारी और इसमें 2 युवकों की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया। इसके अलावा ऋषिकेश से आ रही एक बस में अचानक से आग लग गई है, तो यह भी एक हादसा हो गया। तो यानी कि मुजफ्फरनगर में बहुत सारे हादसे हो गए और इन हादसों के पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है स्पीड, यानी कि तेज रफ्तार, वो थ्रिल जो लोग लेते हैं, थ्रिल यानी कि एडवेंचर। तो इसको लेकर लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन आम लोग जो हैं शायद इस बातों को समझ नहीं पाते हैं और लगातार वो इसी तरीके से एडवेंचर जो है वो ढूंढते रहते हैं। तो इसको लेकर बीजेपी, अब आपकी जगह जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस है, वो खास तरीके से लोगों के बीच पहुंचेगी और समझाएगी कि कैसे एडवेंचर के चक्कर में आप अपनी जान जोखिम में डालते हैं, खुद की भी और दूसरों की भी। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण। इसके अलावा अतीक अहमद से जुड़ी बड़ा अपडेट हम आपको देते हैं कि मेरठ से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे मामले में देखें तो ये एक ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें अतीक अहमद का एक करीबी आदमी इसमें गिरफ्तार किया गया और वो कोई और नहीं बल्कि उसका बहनोई है डॉक्टर अखलाक अब्दुल्लापुर में सीएचसी में पदस्थापित है, सरकारी डॉक्टर है वो। उसके बावजूद उस पर आरोप लगाए कि उसने इस हत्याकांड में शामिल रहे अतीक के बेटे असद और उसके 2 शूटरों की मदद की थी। जब प्रयागराज में इस घटना को अंजाम दिया गया तो उमेश पाल की हत्या की गई थी 24 फरवरी को। उसके बाद जब वो लोग भागे थे तो मेरठ पहुंचे थे और मेरठ में उन्हें छुपने में और छुपाने में मदद की थी अतीक के बहनोई अखलाक ने, और उसके बाद उन्हें भगाने में भी मदद की है। तो ऐसे में वो लगातार रडार पर था और जब कुछ चीजें तय हो गई, जब कुछ साक्ष्य मिल गए, उसके बाद आज एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया। नौचंदी पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया और उसे अपने साथ जो एसटीएफ है वो प्रयागराज लेकर गई है। तो ये पहली गिरफ्तारी, बड़ी गिरफ्तारी जिसमें अतीक अहमद के बहनोई को गिरफ्तार किया गया है इस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले को लेकर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज का घटनाक्रम है। लेकिन सबके बीच में अखलाक जो है वो लगातार खुद को निर्दोष बता रहा और उसका ये साफ कहना है कि उसे जानकारी भी नहीं थी कि प्रयागराज में असद ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। वो अपने बस साथियों को लेकर यहां पर पहुंचा था और जाहिर सी बात है कि चूंकि वो उसका भतीजा लगता है, क्योंकि अतीक का वो बहनोई है, तो ऐसे में उसने एक भतीजे के तौर पर उसकी मदद की थी और शूटरों को वो जानता था कि वो अतीक के दोस्त हैं। उसे पता ही नहीं था किस तरह के किसी हत्याकांड को अंजाम देकर वो फरार हो गए। तो ऐसे में हालांकि जब उन्हें जानकारी मिली तो जाहिर सी बात है कि एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते की मर्यादा में और उस रिश्ते के डोर में बंधा हुआ था, मजबूर था और इसलिए उसने मदद की। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि आपको पूरी जानकारी पहले से थी और आपने मदद की है जानबूझकर, तो इसलिए आपकी भूमिका इसमें संदिग्ध है और 120 बी यानी कि साजिश में शामिल रहने को लेकर या फिर सहयोग करने को लेकर या फिर जो आरोपी उनको छुपाने को लेकर आपको हम गिरफ्तार करते तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अतीक के उस बहनोई यानी कि अखलाक के जरिए पुलिस अभी जाने की कोशिश में रहेगी कि क्या उसके पास शाइस्ता कहां पर है, यानी कि अतीक की पत्नी कहां पर फरार है, कहां गायब है, असद अब इस वक्त कहां है, असद अपने 5 शूटरों के साथ कहां फरार है, गुड्डू इस्लाम कहां पर है, तमाम जानकारियां जो है पुलिस वो पूछेगी। इन सब के बीच में बरेली में पुलिस पहुंची हुई है प्रयागराज की और अशरफ को लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। हालांकि आज रविवार का दिन है तो कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में कल एक बार फिर से प्रयास किया जाएगा कि बरेली जेल से अशरफ को प्रयागराज लाया जा सके, क्योंकि प्रयागराज में ही
पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि अब इस पूरे मामले की बात करें तो अपहरण कांड जो हुआ था 2007 में उमेश पाल का, उस मामले में अशरफ को तो बेगुनाह करार दे दिया गया है, दोषमुक्त कर दिया है अदालत ने। लेकिन हत्याकांड जो उमेश पाल का हुआ 24 फरवरी को प्रयागराज में, उस मामले में अशरफ जो है वो आरोपी है। तो उससे पूछताछ के लिए हालांकि उससे पहले उसकी ओर से याचिका दाखिल की गई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसने अपनी पेशी को लेकर याचिका दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी पेशी नहीं हो सकती, बल्कि आपको सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो इस मामले में एक बार फिर से उसे जो है बरेली पुलिस पहुंची हुई है और उस कागज जो है वो जो कागजी प्रक्रिया उसको पूरा करने के बाद, चूंकि रविवार का दिन है तो आज अशरफ को पुलिस जो है वो नहीं ले पाएगी, लेकिन कल से एक बार फिर से उसको लेकर बरेली से प्रयागराज की पुलिस जो है वो लौटेगी, प्रयागराज लाया जाएगा, फिर उसकी पेशी होगी। तो ये बड़े घटनाक्रम है जिस पर नजर हमारी बनी हुई है लगातार। इन सब के बीच में कुछ और छोटी मोटी घटनाएं तो हैं, लेकिन आज रविवार का दिन है, जाहिर सी बात है खबरों का जो फ्लो होता है वो थोड़ा कम रहता है। और तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हम अपडेट लगातार देते रहें और किसी भी तरीके से आप जो है खबरों से दूर ना रह पाएं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा और हर वक्त जो है अब आप टीवी देखते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोशिश प्राइम न्यूज की यही रहती है कि हम आपको वो हर अपडेट दें जो आपको जानना जरूरी है। अगर आपके प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश की हर एक खबर हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं। तो इसी कड़ी में हमने आपको तमाम जानकारी दी कि कैसे बसपा की बैठक हो रही है, कैसे अखलाक को गिरफ्तार किया गया है, कैसे मुजफ्फरनगर में एक के बाद एक कई हादसे हो गए हैं और कैसे बीजेपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है जिसमें रणनीति बनाई जाएगी स्थापना दिवस को लेकर। और इन सब के बीच में एक और बड़ी जानकारी हम आपको कानपुर अग्नि कांड से जुड़े मामले को लेकर देते हैं और वो ये है कि आग यहां पर लगातार लगी हुई है और इसके लिए आईआईटी कानपुर की एक टीम यहां पर पहुंची हुई है, क्योंकि 50 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और जो नुकसान है वो 100 करोड़ को पार कर गया, 10 अरब से काफी पार हो चुका है। तो ऐसे में और कम से कम 6-7 दर्जन दुकानें जलकर खाक हुई। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि आग रह रहकर भड़क जा रही है और इसलिए यहां पर विशेषज्ञों को बुलाया गया, एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी। तो ऐसे में अब अग्नि कांड के बाद से जो राहत बचाव का काम चल रहा है उसमें तेजी लाई जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग लगातार जुड़िए, टाइमलाइन पर शेयर कीजिए हमारे इस इंटरेक्शन को। संवाद खास तरीके से हम आपसे इसीलिए करते हैं कि हम जान पाए कि हमारे दर्शक क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। और आपके सवाल अगर कुछ हो तो आप जरूर भेज दिया कीजिए, कोई परेशानी हो तो बताया कीजिए, उस परेशानी को लेकर हम वहां पर खबर बनाएंगे और खबर जो है वो सिस्टम तक पहुंचेगा तो फिर कुछ असर होगा। और कोई सवाल आपका है तो जब डिबेट हम करते हैं किसी पैनलिस्ट से, जब किसी पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो सवाल आपके नाम से, आपके हवाले से हम पूछ भी लेते हैं। तो आपका प्यार, आपका भरोसा हम पाना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद लगातार बने रहे और हमारी बॉन्डिंग मजबूत होती रही, ये हमारी कोशिश है। तो फिलहाल मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, अब रेगुलर बुलेटिन में आप मुझे देख पाइएगा जो आपसे कुछ देर बाद मैं करूंगा। फिलहाल इस इंटरेक्शन में, इस संवाद में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।